हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेईई रैंडम टेस्ट नंबर 12 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि एक होलोस्फीयर S of mass small m and radius r small r is equal to capital R by 8 is rolling without slipping on the surface of a large hemisphere of radius r। यहाँ पर दिखा रहा है ये हेमीस्फीयर है, ये बड़ा सा हेमीस्फीयर है और इस पर एक जो है हॉलो सिलेंडर है। ये रहा हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर नहीं है, हॉलोस्फीयर है। ये हॉलोस्फीयर है और इसका रेडियस दिया हुआ है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बाय 8। वो इस पर रोल कर रहा है विदाउट स्लीपिंग, नो स्लीपिंग, सो प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग है इसका मतलब है v इक्वल टू ओमेगा आर का फार्मूला हम लगा सकते हैं। ये भी लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, आर इसका रेडियस है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ s, ये जो s है, s मतलब हॉलोस्फीयर जो है यही s है, उसका अबाउट द सेंटर ओ ऑफ द हेमीस्फीयर, ये यहाँ पर हेमीस्फीयर का सेंटर ओ है, इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है। एट द मोमेंट s rolls without angular speed omega, s rolls with angular speed omega about its diameter, ये अपना जो डायमीटर के अबाउट में एक कोई पर्टिकुलर टाइम में ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, उस वक्त इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। जिस वक्त ये होलोस्फीयर ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम अपने एक्सिस के अबाउट में कितना होगा, जो हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, ये एल से डिनोट करेंगे, राइट। इसको एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट कर रहे हैं उसका अपना सेंटर ऑफ मास के अबाउट में, जो एस का अपना सेंटर ऑफ मास के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम है वो कितना होता है, वो आई ओमेगा होता है। इसका भी अपना देख रहे हैं, अपना एक्सिस जो है उसके अबाउट में, और आई कितना है 2/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा। ये है सेंटर ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसका अपना एक्सिस के अबाउट में। लेकिन क्वेश्चन में इसका अपना एक्सिस के अबाउट में नहीं पूछा, पूछा इस पॉइंट के अबाउट में। तो यदि ये किसी भी रिजिड बॉडी का सेंटर एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता है कोई आर्बिट्री पॉइंट के अबाउट में, जो कि यूजुअली उससे बाहर होता है, अंदर भी हो सकता है, तब हम उसका सेंटर ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम हम निकालते हैं उसका, जैसे कि हमारा एस कब पूछा है वो के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हम वेक्टर सम है, पहले हम निकाल लेते हैं ये एस का उसका अपना एक्सिस के अबाउट में, उसका अपना सेंटर ऑफ मास के अबाउट में जो सेंटर ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, प्लस अब हम देखते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास है, एस का जो सेंटर ऑफ मास है उसका इस ओ के अबाउट में कितना एंगुलर मोमेंटम है, ये दोनों को ऐड कर देते हैं। ये देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो ये बन गया एल एस ओ यहाँ वाला, और ये वेक्टर सम होगा, स्केलर सम नहीं है, तो डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एल एस सी एम जो है ये तो हम निकाल चुके हैं, इसको निकालना होगा, और ओ कितना होगा इसको लिख देते हैं यहाँ पर 2/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस, इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर जो है सो हम जो से एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं वो किसी स्ट्रक्चर का नहीं निकाल रहे हैं, हम सिंपली सेंटर ऑफ मास का निकाल रहे हैं, मतलब एक पॉइंट का निकाल रहे हैं। और पॉइंट का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हम सिंपली लिखते हैं एम वी आर, राइट। कैसे लिखते हैं, यदि पॉइंट के लिए हम क्या आई ओमेगा के फार्मूला से लिखना है उसी से लिखते हैं। आई को क्या लिखेंगे एम आर स्क्वायर, पॉइंट पार्टिकल के लिए जो एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम आर स्क्वायर होता है, और ओमेगा जो है उसको हम वी बाई आर कर सकते हैं। तो देखिए एम आर भी आया। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसको लिखते हैं, यहाँ पे वेक्टर में लिखना है मुझे, तो वेक्टर में लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा एम आर, आर ये जो डिस्टेंस है रेडियस वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का विथ रेस्पेक्ट टू ओ, और क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है एंगुलर मोमेंटम, इसको बेसिक डेफिनेशन ही है आर क्रॉस पी से। पी पी के जगह पे वेलोसिटी लिखेंगे, वही पी लिख रहे हैं एक्चुअली, मास बाहर कर लिए तो वेलोसिटी लिख रहे हैं, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ये बताना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें सब कुछ पता है, वेलोसिटी नहीं पता है वो पता कर लेंगे। पहले देखिए ए कितना हो गया, सेंटर ऑफ मास का
रेडियस फैक्टर कितना हो गया इसके रेस्पेक्ट में, ये इस तरह से मूव करेगा ना। यदि यहाँ पर बैठ कर कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो उसे लगेगा कि ये सेंटर ऑफ मास जो है इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उसका वो एक कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये वाला आर। तो ये हमारा आ गया आर प्लस आर। पहले वेलोसिटी लिख ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड को बाद में देखेंगे, मैग्नीट्यूड लिख ले रहे हैं, डायरेक्शन को बाद में देखेंगे। और इसका स्पीड देखना है। देखिए यहाँ पर हमने कहा था v इक्वल टू ओमेगा आर के फॉर्म में लागू होगा। ये किधर जा रहा है, पहले तो ये देख लीजिए कि ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, तो ये इसका इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना है ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा आर। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर जो बैठा हुआ है, मान लीजिए इस पर जो बैठा हुआ है, उसको कैसे देखेगा रोटेट करते हुए, v इक्वल टू ओमेगा आर से। तो यहाँ पर जो उसका वेलोसिटी देखेगा इस सेंटर ऑफ मास का, इस जगह अभी वेलोसिटी कितना है v इक्वल टू ओमेगा आर। ये जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ओमेगा आर से, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी जो होगा सो ओमेगा आर होगा। ए आर नहीं लेंगे टोटल, केवल ए आर लेंगे, क्योंकि इसी के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि धरती पर है, ये धरती है और इस पर एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर यदि ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना होता है v इक्वल टू ओमेगा आर। इस ऑब्जर्वर के लिए जो धरती पर बैठा हुआ है वो देखेगा कि इसका वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास का है वो ओमेगा आर से, ओमेगा आर है इसका। तो वही बात यहाँ पर इस पर बैठा हुआ आदमी देखे या यहाँ देखे, दोनों सेम ही वेलोसिटी देखेगा। तो ये जो वेलोसिटी आया वो आ गया ओमेगा आर। डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन किधर होगा, देखिए इसका जो आर क्रॉस भी है, यदि अपना राइट हैंड ले, उसका चारों फिंगर को आर फैक्टर जो है पहला वाला स्मॉल आर फैक्टर है, मतलब कैपिटल आर प्लस आर, यहाँ से यहाँ तक देखें और वेलोसिटी के डायरेक्शन में मूव करें, तो इसका डायरेक्शन जो है सो नीचे जा रहा है, इनटू द प्लेन, परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन। और ये वाला इसका डायरेक्शन किधर है, ये देखिए किधर घूम रहा है, उसका भी यदि देखेंगे ओमेगा की तरफ उसके रोटेट करेंगे तो इसका भी डायरेक्शन जो है सो आपको अंदर ही मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। किधर मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है ना, तो उसका डायरेक्शन एक्सिस किधर है, उधर। अपना उसको कर्ल कीजिए जिधर मूव कर रहा है ओमेगा की तरफ, तो आपको फिंगर थंब दिखाएगा उसका डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हम अब दोनों को ऐड कर देंगे, 2/3 m r स्क्वायर ओमेगा प्लस m ओमेगा r प्लस r। अब वैल्यू लिख देते हैं, स्मॉल r जो है सो कैपिटल R का 1/8 है, 2/3 m r/8 स्क्वायर ओमेगा प्लस m ओमेगा r/8, ये हो गया r प्लस r/8। जो कॉमन आता है उसे बाहर करते जाते हैं, m कॉमन है, ओमेगा कॉमन है, r/8 कॉमन है, m ओमेगा r/8 कॉमन है, तो इसमें बचा 2/3 और इसमें बचा r/8। m ओमेगा r/8 कॉमन कर लिए हैं, तो ये बच गया ये वाला केवल टर्म 9r/8। m ओमेगा r/8 और इधर से कितना r/8 फिर बाहर कर लेते हैं, तो ये हो गया 2/3, r/8 बाहर कर लिए, ये 9 आ गया। m ओमेगा r स्क्वायर बाय 64 और ये कितना हुआ 27 एंड 2 29/3, तो ये हो गया 29/192 m ओमेगा r स्क्वायर। यही हो गया सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पर हमने डायरेक्शन तो लिखा नहीं, डायरेक्शन जो है हर जगह सेम डायरेक्शन है। ये हो गया एस का, एस जो होलोस्फीयर है उसका एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ये आपका हो गया 29/m192 टाइम्स m ओमेगा r स्क्वायर, 29/192 m r स्क्वायर ओमेगा, ऑप्शन नंबर नहीं, ये 19 है, 29 है ना, चेक कर लेते हैं एक बार, 29 है, ये वाला होगा ऑप्शन नंबर 1। ये मुझे देखने में 19 और 29 दोनों सेम लगा, तो बस इसको इस तरह से निकाल लेते हैं। बस इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर कंसेप्ट है वो ये है कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का
चाहे ऑब्जेक्ट स्फीयर हो, सर्किल हो या कुछ और भी हो, उसका यदि सेंटर ऑफ मास हमें उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, उसके एक्सिस के अबाउट नहीं, जिसके एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है उसके नहीं, किसी और थर्ड पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो हम पहले क्या करते हैं, इस सम कर देते हैं दो एंगुलर मोमेंटम का। पहले निकालते हैं उस ऑब्जेक्ट का उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट में जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो, प्लस सेंटर ऑफ मास का निकालते हैं इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो उसका एंगुलर मोमेंटम है। ये दोनों को सम कर देते हैं, वो भी वेक्टर सम, और तब हमें निकल जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम किसी आर्बिट्री पॉइंट के अबाउट में। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सेल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड with speed v0 from the surface of a planet x, and it reaches at a point where the acceleration due to gravity is half that of on the surface of x। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ कर लिए, एक कोई प्लेनेट एक्स है, ठीक है, ऐसे ही ड्रॉ कर लिए, प्लेनेट एक्स है, और इसके बाद में यहाँ से जो है हमने ड्रॉ इसको थ्रो किया, कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया, और वो ऑब्जेक्ट चला गया यहाँ तक, इसको किस स्पीड से थ्रो किया, v0 से, और ये सीधा वर्टिकली अपवर्ड इसको थ्रो किया है, वाह, ये यहाँ पर जाकर रुक गया, ये पॉइंट को ए बोले, ये पॉइंट को बी बोले, जाकर रुक गया। हाइट कितना पता नहीं, उसने कुछ बताया नहीं, मान लेते हैं h। तो बस उसने केवल ये v0 का वैल्यू दिया है और बोला है कि यदि इस v0 का वैल्यू मैं देता हूँ तो वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ है सरफेस का। मतलब उसका कहना है कि जी जो है वो जी ए का हाफ है। तब यहाँ से h में पता चल जाएगा जी कितना होता है, जी और जी ए जो है वैल्यू लिखते हैं, ये होगा जी एम बाय आर स्क्वायर, आर मतलब यहाँ से उसका जो आर मतलब यहाँ पर ओ बी, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द पॉइंट, इक्वल टू जी ए कितना होगा, सेम फार्मूला, लेकिन अब की जो है सो रेडियस आर आ जाएगा, आर स्क्वायर, और ये हाफ की वजह से इधर हाफ लिख रहे हैं, जो कैंसिल हुआ उसे कैंसिल करते हैं। ये आर कितना है, स्मॉल आर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो कैपिटल आर प्लस एच कहते हैं, कैपिटल आर प्लस एच कहते हैं, और ये 1/2 आर है स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, इसको उधर ले गए, इसको उधर ले गए, 2, सही है, आर प्लस एच बाय होल स्क्वायर इसको 2, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया हमें कि आर प्लस एच बाय आर जो है सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 प्लस एच बाय आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमें आया है, ठीक है, इसको याद रखते हैं, बाद में काम आएगा। तो जो कंडीशन उसने दिया कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड इसको थ्रो किया गया सम स्पीड v0, वो एक ऐसे जगह पर गया जहाँ पर उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस का हाफ है। तो जस्ट इस स्टेटमेंट की वजह से कि बी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हाफ है, इस स्टेटमेंट से हमें एक स्टेटमेंट इधर आया, एक एक्सप्रेशन आया। हमें पूछा क्या है, द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ प्लेनेट एक्स, यहाँ से यदि हम भेजें इसको एस्केप वेलोसिटी इसको दें, हम कितना वेलोसिटी दें कि ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़कर बाहर चला जाए, मतलब इन्फिनिटी चला जाए, वही पूछा है, और वो भी बताना है v0 के टर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको कैसे निकालते हैं, किसी भी प्लेनेट का एस्केप वेलोसिटी कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी से। तो यहाँ पर भी वही करने जा रहे हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएंगे, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, ए पर उसका जो एनर्जी है वही एनर्जी उसका इन्फिनिटी पर होगा, ठीक है, और इन्फिनिटी पर एनर्जी क्या है, 0। हम इसको मिनिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दिए हैं ताकि इन्फिनिटी पर जाकर मूव ना करे, जस्ट इन्फिनिटी पर जाकर पहुंचकर रुक जाए, तो वहां पर दोनों ही एनर्जी 0, काइनेटिक भी 0, पोटेंशियल भी 0। और यहाँ पर कितना एनर्जी है, यहाँ पर दो एनर्जी है, काइनेटिक और पोटेंशियल, हाफ एम वी ई स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ जी एम एम बाय आर। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, तो बेकार में कर रहे हैं ना, ऐसे डिराइव, ये आपको पता है कि इसका जो वेलोसिटी है एस का वेलोसिटी है 2 gm बाय आर होता है,
ये पता है ना, यहाँ से वही चीज़ आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए यही आएगा यहाँ से। तो मैं इसको बेकार में निकाल रहा हूँ, आपको तो याद रखना है कि एस का वेलोसिटी जो है सो ये है स्क्वायर रूट ओवर 2gm/r। और ये यदि 2 हटा दें तो केवल बच जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ओवर gm/r। ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। यदि धरती के एकदम सरफेस के बहुत क्लोज में कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है तो उसका स्पीड ये होना चाहिए। और यदि कहीं दूर में मूव कर रहा है, मान लीजिए जैसे स्टारलिंक का है, इसरो का है अपना, तो स्मॉल आर देंगे। स्मॉल आर धरती से हाइट डिस्टेंस उस सैटेलाइट का, ये उसका ऑर्बिटल स्पीड है। और जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कैपिटल आर रख के यहाँ पर, तो वो हो गया आपका एस्केप वेलोसिटी। तो अब क्वेश्चन यही है कि हमें पता है एस्केप वेलोसिटी क्या है, तो एस्केप वेलोसिटी को इसके टर्म में लिखना है। इस आर को हटाकर, आर को नहीं हटाना है यहाँ पर, आर को नहीं हटाना है। देखिए क्या करना है, हमें भी को निकालना है इन टर्म्स ऑफ भी नॉट, और भी नॉट को अभी तक कहीं यूज किया ही नहीं हमने। कहीं यूज किया भी नॉट को? नहीं किया। तो भी नॉट को यूज करते हैं। तो क्या यूज करते हैं कि पहले हम फिर कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाते हैं ई और बी के बीच में। यहाँ पर जो एनर्जी है टोटल, वही एनर्जी यहाँ पर भी है। तो वो लगाएंगे तो एक भी नॉट में हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा, भी नॉट जी वगैरह में। तो वो एक एक्सप्रेशन होगा, और एक यहाँ पर ये है 2 और एक ये है 3, और तीनों से हम रिलेट करके भी ई को लिख सकते हैं भी नॉट के टर्म में। ठीक है, उसको देखते हैं। फिर चलते हैं यहाँ पर कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी से। ए पर जो एनर्जी है वही बी पर है, और ए पर एनर्जी, ये सरफेस है, सरफेस पे जो एनर्जी है, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी हुआ gmm/r, नहीं कैपिटल आर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, किस स्पीड से भेजा गया? भी नॉट से भेजा गया। ये कहाँ पहुंच गया? ये पहुंच गया, उसका हाइट कितना है? r प्लस एच है। हाइट नहीं, डिस्टेंस सेंटर से r प्लस एच है। बी पॉइंट पर जो है ओ से बी तक का जो हाइट है वो r प्लस एच, हाइट नहीं, डिस्टेंस सेंटर से r प्लस एच है। और स्पीड वहां पर क्या है? स्पीड 0 है, ये स्पीड 0 है। और यहां से आपको मिल जाएगा हाफ एम भी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए, gmm/r माइनस gmm/r प्लस एच। gmm/r कॉमन कर लिए, 1 माइनस r प्लस एच। यहाँ भी r लिखना पड़ेगा, राइट। r हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया, यहाँ पर r है नहीं नीचे, तो r लिखेंगे नीचे, तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, वही ऊपर वाला बचा हुआ। ये हो गया gmm/r, और ये कितना आया? r प्लस एच में r चला गया, h/r प्लस एच। ठीक है, इधर है हाफ एम भी नॉट स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि m तो चला गया, भी नॉट स्क्वायर कितना आया? आया 2gm/r, और ये कितना है? ये है h/r प्लस एच जो है सो। स्क्वायर इधर से हटा देते हैं तो ये सब का सब बन जाएगा स्क्वायर रूट। और ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, वही है आपका एस्केप वेलोसिटी। इसी को बताना है भी नॉट के टर्म में। और इधर जो बच गया, h को ऊपर से नीचे ले आते हैं, r के जगह पर r/h प्लस 1, ये ऐसे हो गया। और इसका वैल्यू हमें पता है, देखिए यहाँ पर 1 प्लस h/r जो है सो स्क्वायर रूट पर 2 है। वन बाय स्क्वायर रूट ओवर 2 है। नहीं, यहाँ थोड़ा गलत है। और गलत ये है कि r/h प्लस 1 जो है सो 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 2 नहीं है। r/h प्लस 1 नहीं है, 1 प्लस h/r है स्क्वायर रूट ओवर 2। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं,
ये पूरा को हटा देते हैं और अब यहाँ पर हम ऐसा लिखते हैं GMM/R 1 माइनस ये 1/1 + h/r हो गया 1 + 1 h/r हो गया और इसका वैल्यू यहाँ पर हमें पता है 1 + h/r का वैल्यू यहाँ से हमें पता है √2 उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/√2 और इधर है हाफ mv0² m चला गया इधर से और हमारे पास जो आया वो है v0 वो आ गया 2gm/r इसका स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट और यहाँ पर ये जो क्वांटिटी दिख रहा है ये क्वांटिटी वो क्या है वो है एस्केप वेलोसिटी यहाँ पर लिखिए या यहाँ से डिराइव भी कर सकते हैं और ये जो बच गया सो आपका जो भी है √2 - 1/√2 v0 तो भी हमें पता चल गया भी जो है सो हो गया v0 टाइम्स √2/√2 - 1 इसको यहाँ पर हम रेशनलाइज थोड़ा सा करते हैं बस सिंप्लीफाई करना है सब कुछ ब्रैकेट के अंदर में ये ऊपर में हो गया 2 + √2 और नीचे में a² - b² ये 1 आ गया v0 2 + 1.414 सो हो गया 3.414 और इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा ये देखिए 18 का स्क्वायर रूट कितना होता है 324 और 19 का 361 कुछ ऐसे होगा हाँ इतना होगा ये दोनों के बीच में है राइट पॉइंट भूल जाइए अभी तो 341 जो है 341 ये दोनों के बीच में है तो ये वैल्यू आएगा कुछ 18 और 19 के बीच में सो 18 पॉइंट समथिंग 5 ऐसे अप्रोक्सीमेट मैंने कर लिया आप ये तब तक काम करेगा जब तक कि सारे आंसर आपके बहुत क्लोज नहीं हो तो ये हमारा आंसर है भी कितना है v0 टाइम्स 18.5 18 नहीं 1.18 तो यहाँ से आया ना अब देखिए 3 से थोड़ा ज़्यादा है तो 1.85 आएगा डिवाइडेड बाय 10 सो 1.85 v0 ये आपका आंसर होना चाहिए इसी के करीबन है 1.8 और 1 से ज़्यादा और 1.9 से कम 1.85 1.8 से ज़्यादा 1.9 से कम ये वाला आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 ये क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से पूछा गया है देख लीजिए यहाँ से इसको किसी v0 से भेजा एक ऐसे जगह पर गया जहाँ पर उसका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ है सरफेस का इसका मतलब एक कंडीशन हमें मिला इसका एस्केप वेलोसिटी बताना है एस्केप वेलोसिटी होता है √2 gm/r यहाँ पर यदि हमने कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाया तो हमें मिला v0 का वैल्यू कुछ इस तरह से और ये जो क्वांटिटी यहाँ पर देख रहे हैं सर्किल के अंदर में वही एस्केप वेलोसिटी है एस्केप वेलोसिटी को v0 के टर्म में सिंप्लीफिकेशन करके लिख दिए और आपका आंसर ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन A satellite is launched using a powerful cannon to establish in a circular orbit at height h = 3/r ठीक है पहले एक बना लेते हैं ये हो गया मान लीजिए हमारा कोई प्लेनेट है और यहाँ से हम भेज रहे हैं कोई कैनन से यूज किया है सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कैनन यूज हो रहा है आप ये सभी इमेजिनेशन है उसके बारे में मत सोचिए ठीक है लेकिन मान लीजिए कैनन यूज कर रहा है और इसको कहाँ पर ले जाना है एस इसको 3r पर इसका रेडियस है r इसको जो है 3r कुछ यहाँ पर और इसको हमें लॉन्च करके इसे एस्टेब्लिश करना है 3r पर कुछ इस तरह से ठीक है r is the radius of the planet the satellite is projected at an angle theta is equal to 45 degree with the horizontal ये रहा horizontal थोड़ा सा ठीक करते हैं इसको
ये हॉरिजॉन्टल है, और इस हॉरिजॉन्टल के साथ में ये वर्टिकल ले लेते हैं इधर। ये 45 डिग्री पर लॉन्च किया इसको, और जा करके ये कुछ ऐसे जाकर लॉन्च हो गया यहाँ पर, ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट में वो एस्टेब्लिश्ड हो गया। किस स्पीड से भेजा था? ये एंगल जो है सो थीटा है। थीटा कितना है? 45 डिग्री साइड। हाँ, थीटा 45 डिग्री पर है, मतलब दोनों के बीच में। स्पीड कितना भेजा है? अच्छा, द इनिशियल स्पीड इन टर्म्स ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट शुड बी, वो पूछ रहा है इनिशियल स्पीड u कितना है, ये बताना है इन टर्म्स ऑफ वी, एस्केप वेलोसिटी। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो है सो ए पर और उसका ऑर्बिट में बी पर, इसको हम ए पॉइंट कहते हैं और इसका बी कहते हैं, दोनों जगह सेम होगा। क्या हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं यहाँ? कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब लगाते हैं? पहले ये देखिए, लीनियर एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कब लगाते हैं? कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कब लगाते हैं? पी बोलते हैं ना कि जो पी आई है वही पी एफ है। ये तब हम लगाते हैं जब कोई इस पर फोर्स काम नहीं करता, एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता, तब लगा सकते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर फैशन में इसको हम तब लगा सकते हैं जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क इस पर काम नहीं करता है, वो जीरो रहता है। जब ये ए से लेकर बी तक जा रहा है, इस पर टॉर्क लग रहा है क्या? टॉर्क कब लगता है? जब फोर्स लगता है, और फोर्स तो ऑफकोर्स लग रहा है ना, कहीं भी पार्टिकल होगा फोर्स तो लग रहा है, तो क्या उस पर टॉर्क भी है? फोर्स लगने का ये मतलब नहीं कि उस पर टॉर्क लगेगा ही। अब देखिए यहाँ पर टॉर्क हम निकालते हैं, यदि कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर टॉर्क, तो टॉर्क कितना आएगा? ये आएगा रेडियस टाइम फोर्स, राइट। और ये आर हुआ, फोर्स है लग रहा है एम जी, और दोनों के बीच में एंगल, आर और एम जी के बीच में एंगल, ये फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स इधर ही लग रहा है, और आर भी यही है। दोनों के बीच में एंगल जो है ये कॉस नहीं है, साइन है, ये साइन। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, ये साइन 0 डिग्री सबको जीरो कर दिया, टॉर्क जीरो कर दिया, टॉर्क जीरो है। टॉर्क जीरो है तब हम एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर लगाते हैं कि ये तो पॉइंट पार्टिकल है, और पॉइंट पार्टिकल के लिए कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम जो है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, पहुंच जाएंगे एम वी आर, क्योंकि इसके लिए आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 करेंगे, और तब आप फाइनली आपको एम वी आर आएगा। तो वही एम वी आर यहाँ पर लिख रहे हैं। मास है उसका m, वेलोसिटी कितना है u, r कितना है r, और दोनों के बीच का एंगल लेना पड़ेगा ना, r क्रॉस, ये देखते हैं ना, एंगुलर मोमेंटम जो है सो r क्रॉस p होता है, ये बेसिक डेफिनेशन है। तो यहाँ से r के जगह पर तो r लिख लिए, p के जगह पर m भी लिखे हैं, और दोनों के बीच का एंगल का साइन, साइन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर, ये हमारा r है, ठीक है, ये वाला r हुआ, और ये वाला एंगल जो है ये इसका भी है, तो r और भी के बीच का एंगल ये वाला हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। थोड़ा साफ से लिख लेते हैं, 90 माइनस थीटा। बी पर कितना होगा? बी पर पहले लिखेंगे मास, उसका जो स्पीड है यहाँ पर मान लेते हैं भी है, डिस्टेंस r प्लस 2r, 3r पर बोला है ना, नहीं देख लेते कितना है, हाइट है 3r, तो टोटल हो गया 4r डिस्टेंस, राइट। ये हाइट जो है यहाँ से लेकर ये h जो है सो 3r हो गया, और एक r a हो गया, तो टोटल मिलाकर 4r हो गया। तो इसको 4r लिखते हैं, और एंगल का साइन, दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये तो सर्किल दिख रहा है, तो ये टेंजेंट हो गया, ये रेडियल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो गया? ये हो गया एम यू आर कॉस थीटा, और इधर हो गया एम भी 4r साइन 90 डिग्री 1 हो गया, एम खत्म हो गया, u
आर भी खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं, आर भी खत्म हो गया। तो यू कॉस थीटा का वैल्यू लिख देते हैं 45 डिग्री, भी टाइम्स 4। तो यहाँ से यू का वैल्यू हमें पता चल गया, यू नहीं भी का वैल्यू पता चल गया हमें, या यू का ही वैल्यू रखिए 4 टाइम्स भी बाय स्क्वायर रूट ओवर 2। ये हो गया 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 2 जो इधर मल्टीप्लाई होकर इतना आया। तो यू का वैल्यू हमें पता यहाँ से चला, लेकिन इन टर्म्स ऑफ भी, और हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसी यू का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ भी ई। और भी कितना है वो हमें पता है, ये होता है 2 टाइम्स जी एम बाय आर स्क्वायर रूट, ये होता है भी। तो ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी है वो कौन सा वेलोसिटी है, अब जो वेलोसिटी भी देख रहे हैं वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसी से वह सैटेलाइट घूम रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है, वो होता है स्क्वायर रूट ओवर 2, केवल हटा देना है इसके वेलोसिटी में जी एम, लेकिन डिस्टेंस होना चाहिए सेंटर से आर, और सेंटर से डिस्टेंस कितना है 3r था हाइट, और ये 1r 4r इतना। तो वही वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, u इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर 2, ये तो इधर हो गया, और बाकी सब यहाँ पर लिखते हैं भी की जगह पर जी एम बाय 4r। ये 4 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये नीचे चला गया हाफ स्क्वायर रूट ओवर जी एम बाय आर, ये 2 बार में तो कट गया इधर, 2 टाइम्स ये स्क्वायर रूट ओवर 2 के इधर ले जाते हैं इस जी के साथ में जी एम बाय आर। u का वैल्यू हमें पता चल गया है, u इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर 2 जी एम बाय आर, और यही तो क्वांटिटी जो है सो भी है, एस्केप वेलोसिटी है, ये आपका आंसर 2 टाइम्स, ऑप्शन नंबर। अब आप जरा सा सोचिए, यहाँ पर हमने उसको ये वेलोसिटी दिया जो कि एस्केप वेलोसिटी का 2 टाइम्स है, डबल दे दिया, वो फिर भी एस्केप नहीं किया। एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है कि हम उतना वेलोसिटी दे दें तो उसे उस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर हमेशा के लिए दूर चला जाना है, लेकिन ये उसको हमने उससे डबल दिया, और उसके बाद में भी जाके ये इन्फिनिटी पर गया नहीं, बल्कि इसके चारों ओर ऑर्बिट करना शुरू कर दिया। तो क्या हो रहा है, यहाँ हो ये रहा है कि जब हम डिफाइन करते हैं एस्केप वेलोसिटी, तब हम वो डिफाइन करते हैं कि एक वह मिनिमम वेलोसिटी जिसको हम दें तो वो वहाँ से भाग जाए, इन्फिनिटी चला जाए, वो मिनिमम वेलोसिटी देना चाहते हैं, ठीक है। और उस मिनिमम वेलोसिटी देने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वर्टिकली अपवर्ड भेजते हैं। यदि ये वर्टिकली अपवर्ड गया तभी इसका स्पीड कम होगा। इसी को यदि आप सोच सकते हो कि इसको और यदि ऐसा करते हैं कि अभी तो यहाँ पर देख सकते हैं ना, किधर देखो इसे, जो भी मैंने स्पीड दिया डबल ऑफ एस्केप वेलोसिटी, तो ये जाके 3r हाइट पर जाके एस्टेब्लिश हुआ, और ज़्यादा वेलोसिटी देंगे तो 4r पर जाएगा, और ज़्यादा वेलोसिटी देंगे 5r पे जाएगा, ऐसे करके जाएगा। तो इन्फिनिटी पर ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, राइट। और इसका वजह ये है कि इसको हमने वर्टिकली अपवर्ड नहीं भेजा, वर्टिकली अपवर्ड भेजने पर हमें कम वेलोसिटी देना पड़ेगा, और तब वो जाके इन्फिनिटी की ओर पहुँचेगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टिल्ट कर दें, इसको डायरेक्शन चेंज कर दें इधर, तो वो इन्फिनिटी ना जाकर कहीं पर जाकर सेटल होना चाहता है, और कहीं पर स्टार्ट करेगा ऑर्बिट करना, एक सैटेलाइट बन के ऑर्बिट करना शुरू कर देगा। तो जो हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी का, उस केस में हमारा जो प्रोजेक्शन है उसको भगाने का, उसको भेजने का, वो वर्टिकली अपवर्ड होना चाहिए। यदि वर्टिकली अपवर्ड नहीं हुआ तो हमें और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और ज़्यादा उसका वेलोसिटी देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर डबल दिए तो भी जाके एस्टेब्लिश हो गया 3r में, तो 100 टाइम्स देंगे तो हो सकता है 100 और 200r में जाके एस्टेब्लिश हो जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है। और ऐसे बहुत ज़्यादा देंगे तो जाके ऐसा जगह चला जाएगा जहाँ पर कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलमोस्ट 0 है। तो यहाँ पर ये गलत नहीं है कि जो एक आंसर आया है वो गलत नहीं है कि 2 बार वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी का डबल देने के बाद में भी वो एस्केप नहीं किया, ये गलत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने उसका जो प्रोजेक्शन है वो पर वर्टिकली अपवर्ड नहीं रखा। वर्टिकली अपवर्ड रखता है तो जस्ट भी देने से ही वो इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो जो सैटेलाइट डिफरेंट स्पेस एजेंसीज छोड़ती हैं वो कभी वर्टिकली अपवर्ड नहीं भेजती ना,
वो क्या करती है, वो उसको टिल्ट कर देता है ताकि कहीं पर, और हिसाब से टिल्ट करता है कि जिस जो उसका मनचाहा ऑर्बिट का है वहां पर जाके हुआ ऑर्बिट करे, उस पर सेटेलाइट जो है सो घूमे। तो ये था क्वेश्चन सेटेलाइट से यहाँ पर, जबकि हम वर्टिकली उसको अपवर्ड नहीं थ्रो करते हैं, और यहीं से कैनन के थ्रू हमने सैटेलाइट में इसको लॉन्च कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इंटरफेरेंस से है। टू कोहेरेंट स्लिट्स S1 एंड S2 यहाँ दिखा रहा है, आर पैरेलल टू द स्क्रीन एज शोन इन द फिगर। ये स्क्रीन इस तरह से है, इसके पैरेलल है यहाँ पर। अब आप बोलेंगे कि ये है इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। स्क्रीन में जो लाइट डालेंगे इधर से डालेंगे। मान लीजिए ये हमारा जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस में हम जो है इधर, वाई एक्सिस में हम लाइट डाल रहे हैं इधर, तो स्क्रीन का जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। इसको हम एक्स बोल रहे हैं, इसको हम जेड बोल रहे हैं। तो ये वाई एक्सिस जो है उधर है स्क्रीन, स्लिट का डायरेक्शन। स्लिट में जो होल्स है ना वो वाई के ओर जा रहे हैं, इसलिए ए इसको कहते हैं कि ये स्लिट भी इसके परपेंडिकुलर है, ये स्लिट भी इसके परपेंडिकुलर है। आप ये मत देखिए कि दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उस पर परपेंडिकुलर है। तो स्लिट S1 जो पैरेलल है इस स्क्रीन के, क्योंकि ये स्क्रीन किस प्लेन में है, स्क्रीन जो है सो वाई जी प्लेन में है, ये वाई जी प्लेन में है, और ये जो है सो वाई में है, इसलिए पैरेलल है। ओके, आगे देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज 100 लैम्डा। लैम्डा वो लाइट है जो इस पर हम इंसिडेंट करते हैं। इफ द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन कैपिटल सिग्मा फ्रॉम द स्लिट्स इज डी, और वो बहुत ज़्यादा है इस डी से, इस डी से बहुत ज़्यादा है। The number of bright fringes on the screen in the angular regions 45-60। तो 45 to 60 डिग्री में ये जो एंगल दिख रहा है यहाँ पर, कितना हमारे पास बनेगा। मान लीजिए ये हमारा 45 डिग्री है, 45 है कितना है, मान लीजिए 45 है। ये हमारा जो है सो 60 है, ये 60 है मान लीजिए। तो इस रीजन में कितना इंटरफेरेंस पैटर्न का मैक्सिमम नजर आएगा, कितना ब्राइट मैक्सिमम नजर आएगा, ब्राइट फ्रिंजेस नजर आएंगे, वो बताना है। देखिए इसको बताते हैं, कैसे बताते हैं। ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे कहाँ पर, जहां पर पाथ डिफरेंस जो है एन लैम्डा होगा, ये पाथ डिफरेंस। या फिर आप कह सकते हो फेज डिफरेंस जो है वो एन टाइम्स 2 पाई होंगे, दोनों एक ही बात है। तो पाथ डिफरेंस जो है यहाँ से देखिए, पाथ डिफरेंस हमें निकालना है, तो निकालते हैं पाथ डिफरेंस पहले। इसको हटा देते हैं अभी। पाथ डिफरेंस कितना होगा, मान लेते हैं पी पॉइंट पर ही पाथ डिफरेंस देखें, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें 90 डिग्री। ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसको हम Q कहते हैं। Q से और ये S2 से जो लाइट जाएगा वो दोनों का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। क्यों ऐसा, इसलिए सेम है क्योंकि ये बहुत दूर है। ये यदि बहुत दूर नहीं रहेगा तो बिल्कुल सेम नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि D इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, कैपिटल D इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, और ये है कैपिटल D। तो ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है ये वाला डिस्टेंस से या ये वाला डिस्टेंस से, तो इसलिए ये दोनों से जो लाइट जा रहा है वो दोनों का पाथ ऑलमोस्ट सेम है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। और ये कितना है, ये आपका डी यदि है और ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा। आप निकाल कर देख लीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। अब बेस कितना है देखिए 90 डिग्री ये है, तो हाइपोटेन्यूज डी है, और बेस आपका ए वाला है एंगल के साथ, ये वाला बेस है। इसको क्या बोलूँ, एक्स बोलता हूँ, और यहाँ से एक्स इज इक्वल टू डी कॉस थीटा निकल आया। और यही पाथ डिफरेंस है ना, इतना ही का पाथ का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ से जो लाइट जा रहा है वो इतना डिस्टेंस ज़्यादा चल रहा है कंपेयर टू यहाँ से जो जा रहा है। तो पाथ डिफरेंस जो है दोनों, जो लाइट यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो दोनों में कितना है, ये x जो कि डी कॉस थीटा आया। तो ये आया डी कॉस थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। और इसी सिचुएशंस में वहाँ पर बनेंगे ब्राइट मैक्सिमा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन है कि पाथ डिफरेंस जो है सो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल टाइम्स हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि n इज इक्वल टू कितना, n इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी कॉस थीटा, और d का वैल्यू दिया हुआ है ना,
नहीं, उल्टा लिख दिया ना, ये उल्टा है। n इज इक्वल टू डी कॉस थीटा बाय लैम्डा, और डी का वैल्यू वहाँ कितना दिया हुआ 100 लैम्डा, तो डी बाय लैम्डा हो गया 100 कॉस थीटा। अब थीटा जब हमारा 45 डिग्री है, तो देखिए इस 45 डिग्री पर जो है, यहाँ पर मान लीजिए 45 है, यहाँ पर 60 डिग्री है, ये थीटा मान लीजिए 45 है और ये 60 डिग्री है, तो 45 डिग्री पर एक कौन सा फ्रिंज बनेगा, नहीं कौन सा एन का वैल्यू आएगा, वो यहाँ से निकाल लेंगे। एन जो आएगा 100 टाइम्स कॉस 45 डिग्री, 100 टाइम्स कॉस 45 हो गया 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 2, ये 100 टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर 2 बाय 2, तो कितना आ गया, ये आ गया 1.41, सो 14.14 बाय 2, सो 7.07, 7.07। ठीक है, इसको इंटेजर में आना चाहिए, वो इंटेजर में नहीं आया, कोई बात नहीं है। 60 डिग्री पर देखते हैं निकाल के कितना आता है, एन कितना है 100 कॉस 60 डिग्री, ये एग्जैक्टली इंटीजर आ गया, कॉस 60 डिग्री हाफ, सो ये आ गया 50। तो 60 डिग्री पर 50th जो है सो बन रहा है फ्रिंज, और 45 डिग्री पर 7.07 बन रहा है। तो यहाँ पर आपका बन रहा है n इज इक्वल टू 50, और यहाँ पर बन रहा है आपका n इज इक्वल टू 7.07। तो 7 कहाँ बन रहा है यहाँ पर, तो 50 से आप स्टार्ट कीजिए और इस तक काउंट कीजिए कितना आ रहा है, 50, 49 ऐसे करते हुए 7 तक आप काउंट कीजिए, तो जो टोटल नंबर आएंगे आपका नंबर ऑफ जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो हो जाएंगे 50 माइनस 7, और एक और ऐड कर देंगे, वो क्यों ऐड करेंगे, ये 50 कहाँ इंक्लूड नहीं किया ना, 50 माइनस 7 जो है उसमें 50 इंक्लूडेड नहीं है, आप काउंट करके देख लीजिए 7 से 50 तक एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो ये आपका आ गया कितना 43, 43, 44। नहीं, मैंने फिर मिस्टेक किया, और मिस्टेक यहाँ पर है, ये 14 नहीं होगा, 100 टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर 2 जो है सो 141 होंगे, 141 होंगे, तो ये 7.0 नहीं होंगे, 70.07 होंगे, ये होंगे 70.7। ये है 70.7, तो इस जगह पर आपका 70th है। तो फ्रिंज काउंट कीजिए आप, और फ्रिंज जब आप काउंट करेंगे आप कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है, 50 से लेकर 70 तक, वो कितना हुआ 70 माइनस 50, इसमें 50 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए उसको इंक्लूड करते हैं, तो 21, ये आपका आंसर 21। इस तरह से इसे बनाते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव लेंस, एक कनकेव लेंस है और ऑब्जेक्ट को रखा गया है कहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर, इसका फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, माइनस लिखते हैं क्योंकि ये कनकेव फोकल लेंथ है, फोकल कनकेव लेंस है। तो इमेज कहाँ पर बनेगा यही पूछ रहा है, एक्स डिस्टेंस पे बनता है फ्रॉम लेंस से, वो एक्स का वैल्यू बताना है, क्या इन्फिनिटी पर बनेगा, हम जानते हैं कि लेंस के यदि फोकल लेंथ पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो उसको इन्फिनिटी पर इमेज बनाता है, या इन्फिनिटी पर यदि ऑब्जेक्ट रहता है तो उसे फोकल लेंथ पर उसका इमेज बनाता है, तो इन्फिनिटी होगा क्या, नहीं, ये सही होता है यदि वो कनकेव कन्वेक्स लेंस होता है, कनकेव लेंस में ऐसा नहीं होता है, सिमिलरली कन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता है, आप इसमें फॉर्मूला लगा के देख लीजिए वो वहाँ नहीं आएगा। देखिए फॉर्मूला निकाल लगाते हैं, लेंस फार्मूला जो है 1/v माइनस 1/u, v एफ कितना है -10, v हमें पता करना है, u आपको कितना दिया है -10, लाइट इधर से जा रहा है तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये -10, 1/v जो है सो जीरो नहीं हुआ, ये माइनस प्लस है, उधर जाके माइनस हो गया, फिर पहले इसको लिखे हैं, ये प्लस हो गया, उधर जाके फिर माइनस हो गया, तो ये हो गया -2/10
मतलब 1/5, तो भी आया 5 सेंटीमीटर। प्लस में आया है, प्लस में आया है, मतलब इस साइड बनेगा। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे और एक इधर से, नहीं, मान लीजिए इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो एक यहाँ से चला गया इसे, और दूसरा जो है ये बहुत ठीक हो गया इसलिए ठीक से बन नहीं रहा है। दूसरा इधर से आप ले जाएंगे तो ये इधर कैसे बनेगा, ये तो इसी साइड में बनेगा ना, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये माइनस है, ये -5 सेंटीमीटर है, राइट साइड में नहीं लेफ्ट साइड में बनेगा, ये देखिए। तो इधर से ऑब्जेक्ट गया, इधर से निकल, लाइट गया इधर से निकल गया, और ये लाइट इधर से चला गया, और दोनों के बीच में यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि यहाँ से जो लाइट गया है वो ऐसे चला गया, और ये लग रहा है इधर से जा रहा है, ये डॉटेड लाइन है, और ये ओरिजिनल है। तो यहाँ पर ये वर्चुअल इमेज बनेगा। तो इस केस में आपने देखा कि फोकल लेंथ पर हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो इमेज इन्फिनिटी पर नहीं बना, वो 5 सेंटीमीटर पर बन रहा है, और इस तरह से आपका आंसर हो गया 5 सेंटीमीटर ये। तो यहाँ पर जस्ट हमने सवाल इसलिए बनाया क्योंकि आपको केयरफुल रहना है कि कनकेव लेंस हो या इसके इक्विवेलेंट कौन है मिरर में, कनकेव नहीं, कन्वेक्स मिरर। मिरर के केस में ये बिल्कुल दोनों एक ही जैसा काम करता है, कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस, ये दोनों ही केसेस में यदि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे उसके फोकल लेंथ पर, तो वो इन्फिनिटी पर इमेज नहीं बनाएगा। तो ये था क्वेश्चन 60, और इस सेट में इतना ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम रैंडम टेस्ट नंबर 13 के सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। थैंक यू।